हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज की मूवी ज़बरदस्त मिस्ट्री मूवी है जिसमें पुलिस, चोर सब हैरान है कि असली मर्डरर कौन है और कौन है वो करोड़ों की ज्वेलरी का लुटेरा। तो चलो इस इंटरेस्टिंग मूवी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हांगकांग के उस अपार्टमेंट में एक आदमी अपने पड़ोसी के रूम से आती प्लीज प्लीज की आवाज़ें सुन के अंदर झांकता है तो वहाँ उसे पड़ी लाश दिखाई देती है कि तभी कोई अजनबी उसे बेहोश करके चला जाता है। अब क्राइम सीन पे पुलिस आ जाती है तो डिटेक्टिव लैरी भी पहुंच जाता है। लैरी भले डिटेक्टिव हो मगर पक्का डरपोक है। वह जानवरों से बहुत प्यार करता है और कर्जा निकाल के उनकी देखभाल भी करता है जिससे उसके सर पे बड़ा कर्जा हुआ है। मगर कुछ भी हो, लैरी है ईमानदार। उसे अमीला असिस्ट करती है जो डिपार्टमेंट में एकलौती ऐसी स्टाफ है जो लैरी को रिस्पेक्ट करती है। क्राइम सीन पे ऑलरेडी पुलिस चीफ एप्सी पहुंच चुका है जो लैरी को बिल्कुल पसंद नहीं करता। सीनियर डिटेक्टिव बोनी को तहकीकात से पता चलता है जिसका मर्डर हुआ है वह हांगकांग के नामचीन रॉबर शॉन की गैंग का आदमी है। लैरी को वहाँ डोडो नाम का मकाऊ पैरेट दिखता है जो इस मर्डर का इकलौता विटनेस है। मगर पैरेट भी कभी गवाही दे सकते हैं। लैरी अपने हड़बड़िया स्वभाव को लेके क्राइम सीन पे भी गड़बड़ी कर देता है। तभी सामने की बिल्डिंग से एक आदमी पुलिस की इस तहकीकात को शूट करता हुआ नजर आता है। शॉन हांगकांग का मोस्ट वांटेड रॉबर है और जिसका मर्डर हुआ है वो होमर नाम का आदमी उसी की गैंग में काम करता था। होमर की गला काट के हत्या कर दी गई है। दरअसल 3 महीने पहले हांगकांग के लीसन नाम के ज्वेलरी शॉप पे डाका पड़ा था जो शॉन का काम था, जिसमें शॉन के साथ आयुंग, होशिन और होमर भी थे। करोड़ों की ज्वेलरी चोरी की गई थी। शायद चोरी का माल छुपाने के लिए चोरों ने यह अपार्टमेंट रेंट पे लिया था। मगर क्राइम सीन पे पुलिस को कोई ज्वेलरी नहीं मिली। बोनी को लगता है कि किसी बात पे शॉन और होमर के बीच झगड़ा हुआ तो शॉन उसे मार के ज्वेलरी लेके रफू चक्कर हो गया। एप्सी को किसी वजह से इस केस में इंटरेस्ट है। अब लैरी डोडो को होमर का फोटो दिखा के उसे पूछता है कि इसका मर्डर किसने किया, क्योंकि मकाऊ टॉकिंग पैरेट होते हैं। होमर के फोटो को देख के डोडो बोलता है चर्सी, तो आयुंग के फोटो को देख के बोलता है बेवकूफ, होशिन के फोटो को देख के बोलता है बुद्धू और शॉन के फोटो को देख के बोलता है जीनियस। जेरी डोडो से पूछता है कि क्या होमर ने सुसाइड की है। डोडो बोलता है पागल हो क्या। लैरी अमीला से कहता है कि इस पैरेट ने मर्डरर को देखा है और ऐसे पैरेट बोल सकते हैं, तो अगर इसे विटनेस बनाया जाए तो मर्डरर को ढूंढ के कोर्ट में खड़ा किया जा सकता है। अमीला लैरी को बुद्धू ठहरा के उससे कहती है कि पैरेट की गवाही को कोर्ट स्वीकार नहीं करेगी क्योंकि पैरेट को झूठ बोलना भी सिखाया जा सकता है। मगर दोनों इस बात से सहमत होते हैं कि होमर के मर्डर की वजह वो करोड़ों की ज्वेलरी है। अमीला बताती है कि 3 महीने पहले लीसन ज्वेलरी शॉप पे शॉन ने अपने साथियों के साथ डाका डाला। उसकी गैंग में पुलिस का एक अंडरकवर एजेंट जोशुआ भी था। ओशिन बाहर कार में बैठ के अपनी इस गैंग के आने का इंतजार कर रहा था। इस हड़बड़ी का फायदा उठा के ज्वेलरी शॉप में काम करने वाली सैंडी ने अलार्म का बटन दबाया। वह देख के होमर ने सैंडी की बुरी तरह से पिटाई शुरू की तो अंडरकवर एजेंट जोशुआ ने उसे रोकने की कोशिश की, जिसमें जोशुआ ने अपने कपड़ों में छुपाया हुआ माइक्रोफोन नीचे गिर गया, जो देख के शॉन समझ गया जोशुआ पुलिस से मिला हुआ है। यह डकैती की खबर चलते ही एप्सी ज्वेलरी शॉप की ओर निकल पड़ा और पुलिस ने ज्वेलरी शॉप को चारों ओर से घेर लिया। वह देख के शॉन ने जोशुआ को मार दिया। उसने बाहर खड़े पुलिस पे फायरिंग शुरू की और स्मोक बॉम्ब छोड़ के भीड़ का फायदा उठा के वहां से भाग खड़ा हुआ। इस डकैती में 4 लोग मारे गए तो 12 घायल हुए। सैंडी को लगता है शॉन जानवर है, पैसे के लिए वो किसी को भी मार सकता है। उसी ने होमर को मारा है। डकैती में 3 लोगों का नुकसान हुआ है जिससे ये तीनों शॉन का बदला लेना चाहते हैं। पहला है जेकब जो कसाई है। इस डकैती में उसकी माँ को हार्ट अटैक आया और वही ज्वेलरी शॉप में उसकी मौत हुई। दूसरा है टोनी। होमर ने जिस सैंडी नाम की सेल्स गर्ल को मारा था वह उसकी वाइफ है। होमर की मार की वजह से सैंडी कमर के नीचे से पैरालाइज हो गई। वह हमेशा के लिए व्हीलचेयर पे गई। तीसरा है खुद डिटेक्टिव एप्सी। जोशुआ उसका सबसे करीबी अंडरकवर एजेंट था जिसे शॉन ने मारा, तो इन तीनों को शॉन से बदला लेना है। यहाँ शॉन पुलिस से बचते हुए गलती से बिनाका नाम की एक औरत के अपार्टमेंट में घुस जाता है। बिनाका को लगता है कि उसे रूम रेंट पे चाहिए तो वह उसे अपने घर में रूम ऑफर करती है। शॉन भी पुलिस से बचने के लिए कुछ दिन वहाँ रुकने का फैसला करता है। बिनाका पैसे की लालची है मगर दिल की अच्छी है। उसके घर में सब बूढ़े हैं, जैसे उसकी आंटी 80 साल की है, उसके अंकल 90 साल के हैं, दादी तो अगले हफ्ते में 100 साल की होने वाली है। तो बिनाका शॉन से एडवांस में पैसे लेती है। यहाँ लैरी को एक शॉप वाले से पता चलता है कि उसने शॉन जैसे दिखने वाले आदमी को कुछ ही देर पहले देखा था। लैरी गली में उसे ढूंढने लगता है तो उसका सामना शॉन से होता है। शॉन उससे कहता है कि मैं तुमसे इसलिए मिलना चाहता था ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि मैंने होमर का मर्डर नहीं किया, कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो अब लैरी ये बात एप्सी को बताता है। एप्सी कहता है कि शॉन हमें गुमराह करना चाहता है,
यहाँ एप्सी ने मैको नाम के अपने एक इन्फॉर्मर को आयुंग और होशिन के पीछे छोड़ा है क्योंकि उसे लगता है कि ज्वेलरी के बारे में इन दोनों को पता है। तो अब मैको एप्सी को आयुंग के ठिकाने की पूरी इन्फॉर्मेशन देता है। तो दूसरी ओर शॉन होशिन से मिलता है। अब दोनों समझ जाते हैं कि अगर ज्वेलरी उनके पास नहीं तो फिर वह आयुंग के पास है या उस अनजान कातिल के पास। या बिना का शॉन को रूम सर्विस देने के बहाने उससे पैसे निकालने लगती है। शॉन को बचपन से मेंटल प्रॉब्लम है, उसे हर जगह चींटियां दिखाई देती है। दरअसल जब वह छोटा था उसकी माँ का उसके सामने मर्डर हुआ था और माँ की लाश 2 दिन तक उसके सामने पड़ी थी जिस पर चींटियां रेंगने लगी थी। इसी वाकया की वजह से शॉन को इंसोमेनिया का प्रॉब्लम हुआ है। तभी शॉन को होशिन से मैसेज आता है कि जेकब और टोनी 2 ऐसे लोग हैं जो होमर से बदला लेना चाहते थे। होमर की वजह से एक की माँ मर गई तो दूसरे की वाइफ पैरालाइज हो गई। यहाँ लैरी को लगता है कि चूंकि शॉन ने रिस्क लेके उससे कहा कि उसने होमर का मर्डर नहीं किया तो उसमें सच्चाई होगी, वरना वह ज्वेलरी लेके कब का गायब हो जाता। अमीला एप्सी से कहती है कि सस्पेक्ट की लिस्ट में और 2 लोग शामिल हुए हैं, जेकब और टोनी। अब लैरी अमीला के साथ जेकब के मीट शॉप पे जाता है तो जेकब बताता है उसकी माँ बूढ़ी हो गई थी, आज नहीं तो कल वो मरने ही वाली थी। वो सुन के लैरी और अमीला सरप्राइज होते हैं। तो अब वो दोनों सैंडी से मिलते हैं। सैंडी कहती है कि वो भगवान पे विश्वास करती है तो वो अपनी इस हालत पे किसी को जिम्मेदार ठहराना नहीं चाहती और ना ही किसी से बदला लेना चाहती है। मगर टोनी को लगता है कि होमर ही नहीं बल्कि बाकी गैंग मेंबर को भी मौत मिलनी चाहिए क्योंकि उन्होंने सैंडी और उसकी जिंदगी तबाह की है। बोनी बताता है कि उसने तहकीकात की है। होमर के मर्डर के वक्त टोनी घर में ही था और जेकब मीट शॉप में था। तो वह अमीला से कहता है कि वो शॉन और उसके गैंग मेंबर पे कॉन्सेंट्रेट करे। अमीला को पता चलता है कि आयुंग को टेम्पल स्ट्रीट पे देखा गया है तो वो ये बात लैरी को बताती है। तभी उसी वक्त शॉन आयुंग की लॉन्ड्री पहुंचता है जहां आयुंग की वाइफ होती है। आयुंग वहां आके शॉन से कहता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और वो कोई झमेला नहीं चाहता। शॉन उसे प्रॉमिस करता है कि जैसे ही उसे ज्वेलरी मिलेगी वो उसे उसका हिस्सा दे देगा। मगर वह जैसे ही लॉन्ड्री से बाहर निकलता है लॉन्ड्री में बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिसमें आयुंग तो ऑन द स्पॉट मारा जाता है तो उसकी वाइफ एक कबर्ड के नीचे दब जाती है। तभी वहां पहुंचा हुआ लैरी शॉन पे गन तान देता है मगर वो देखता है कि शॉन आयुंग की वाइफ को कबर्ड के नीचे से निकालने में लगा है तो वह भी उसकी हेल्प करता है। मगर बाद में शॉन वहां से भाग जाता है। आयुंग की वाइफ को वक्त पे हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। तो अब लैरी एप्सी से कहता है कि अगर शॉन को उसके गैंग मेंबर को मारना ही होता तो वो उसकी वाइफ को जान जोखिम में डाल के क्यों बचाता। तो इन हत्याओं के पीछे कोई और आदमी है जो शॉन से ज्यादा ब्रूटल है। लैरी की बातों से एप्सी गुस्सा होता है। वो लैरी से पूछता है कि क्यों 2 बार शॉन ने तुम्हें जिंदा छोड़ा, क्या तुम उससे मिले हो। लैरी कहता है कि कोई इस गैंग पे रिवेंज ले रहा है और शायद शॉन असली कातिल को ढूंढने में लगा है ना कि मुझे मारने में। यहाँ होशिन आयुंग के मर्डर से डर जाता है। वो शॉन से कहता है कि अगला टारगेट हम हो सकते हैं तो हमें भागना चाहिए। मगर शॉन गुस्से से उससे कहता है कि जब तक उसे उसकी ज्वेलरी नहीं मिलती वो हार नहीं मानेगा। होशिन को लगता है कि कोई मास्टरमाइंड इन हत्याओं के पीछे है। तो अब शॉन को एप्सी पे शक होता है। या लैरी डोडो को लेके एक वेटरिनरी डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर बताती है कि इसके पहले भी पैरट की वजह से मर्डरर पकड़े गए हैं। गैरी उसे बताता है कि डोडो सिर्फ एक एक वर्ड बोलता है, पूरा सेंटेंस नहीं बोलता। तो क्या उसे भाषा सिखाई जा सकती है। डॉक्टर कहती है कि भाषा तो सिखाई जा सकती है मगर उसमें वक्त लगेगा। मगर ये पैरट अलग अलग आदमियों को देख के अलग अलग तरीके से रिएक्ट होते हैं तो उनकी रिएक्शन को समझा जा सकता है। अब लैरी डोडो को लेके जेकब के सामने जाता है मगर जेकब को देख के डोडो कुछ रिएक्ट नहीं होता। फिर वो डोडो को लेके सैंडी से मिलता है मगर डोडो उसे सिर्फ स्टूपिड कहता रहता है। या शॉन अपने शक को लेके एप्सी के घर की तलाशी लेने पहुंचता है जहां उसे एप्सी ने उसके ऊपर किया हुआ रिसर्च दिखाई देता है। तभी वहां पे और एक चोर घुस आता है। शॉन को देख के वो चौंक जाता है मगर रॉबरी की दुनिया में शॉन इन जैसे छोटे मोटे चोरों के लिए गुरु है तो वो चोर शॉन को देख के खुश भी हो जाता है। दरअसल वो चोर हैकर है। ये सुन के शॉन उसे एप्सी का कंप्यूटर ओपन करने बोलता है। कंप्यूटर में शॉन को कुछ फोटो दिखाई देते हैं। एक फोटो में उसे किसी क्लब के बाहर आयुंग और उसकी वाइफ दिखाई देती है। मतलब एप्सी आयुंग पे नजर रखे हुए था जिससे शॉन सरप्राइज होता है। तो अब वो उस क्लब पहुंचता है और अपनी पहचान इंस्पेक्टर एप्सी करके देता है। फिर वह क्लब के सारी सीसीटीवी फुटेज देखता है तो एक फुटेज में उसे दिखता है कि रोड साइड खड़ी एक कार से एक शख्स आयुंग पे नजर रखे हुए था और वह शख्स मैको होता है। यहाँ लैरी शूटिंग क्लब पहुंचता है जहाँ टोनी कोच है। वो डोडो को टोनी का चेहरा दिखाना चाहता है। वहाँ एप्सी भी होता है मगर एप्सी को देख के डोडो हेल्प हेल्प करके चिल्लाने लगता है जिससे लैरी हैरान होता है। अब उसे लगने लगता है कि हो ना हो एप्सी ने होमर का मर्डर किया है, मतलब ज्वेलरी एप्सी के पास है।
दूसरी ओर शॉन को होशिन से पता चलता है कि मैको एफसी का इन्फॉर्मर है जो दिखावे के लिए एक सोना में काम करता है। अब शॉन सोच में पड़ जाता है कि जबकि एफसी को आयुंग का एड्रेस पता था तो उसने उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया। बॉम्ब ब्लास्ट के बाद पुलिस वहां पहुंची थी। दूसरे दिन लैरी छुपके से एफसी के घर पहुंचता है तो वहां उसे होशिन एफसी पे नजर रखता हुआ दिखाई देता है। लैरी को देख के होशिन भागने की कोशिश करता है तो लैरी उसे अरेस्ट करता है। तो अब एफसी होशिन से शॉन के बारे में पूछता है। होशिन उससे कहता है कि शॉन उसे लेक के पास मिला करता है। रास्ते में एफसी होशिन से पूछता है कि डकैती को 3 महीने हो गए फिर भी तुम हांगकांग छोड़ के क्यों नहीं भागे। होशिन बताता है कि वो ज्वेलरी के बायर का इंतजार कर रहे थे। यहाँ शॉन मैको को पकड़ के उसकी पिटाई करता है। वो बताता है कि एफसी के कहने पे वो इन रॉबर्स पे नजर रखे हुए था, ज्वेलरी के बारे में उसे कुछ पता नहीं। अब शॉन होशिन को कॉल करके लेक के यहाँ बुलाता है। लेक हाउस पहुंचने पर एफसी को घायल पड़ा मैको दिखाई देता है कि तभी वहां पे शॉन आके फायरिंग शुरू करता है। शॉन की बुलेट से एफसी घायल होता है तो अब लैरी शॉन पे फायरिंग शुरू करता है। अब जब शॉन भागता है तो लैरी उसका पीछा करने लगता है तो यहाँ एफसी होशिन को शूट कर देता है। शॉन बोट तक पहुंचता है मगर पीछे से आया लैरी उस पर गन तान देता है। शॉन उससे कहता है कि असली किलर एफसी है, उसने होमर को मार के ज्वेलरी चोरी की है और आयुंग के लॉन्ड्री में भी उसी ने बॉम्ब ब्लास्ट कराया था। शॉन जान चुका है कि गन चलाने की हिम्मत लैरी के पास नहीं है तो वो उससे आसानी से गन छीन लेता है और बोट से भाग जाता है। लैरी वापस आता है तो देखता है होशिन और मैको दोनों मरे पड़े हैं। एफसी बोनी से झूठ कहता है कि होशिन ने मैको को हॉस्टेज बनाया था तो गन फायरिंग में दोनों मारे गए, मगर एफसी का ये झूठ लैरी जान जाता है। यहाँ एक टेनेंट अपने पैसे को लेके बिनाका से झगड़ा करने आता है और कटर दिखा के उसे धमकाने लगता है तो शॉन आके उसकी पिटाई करता है जिससे बिनाका इंप्रेस होती है। यहाँ लैरी एफसी का छुपके से पीछा करने लगता है मगर एफसी उसे चकमा दे देता है। तो दूसरी ओर बिनाका खुश होके शॉन के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। शॉन उसे ब्रेकफास्ट के पैसे देने जाता है मगर बिनाका नहीं लेती। शॉन उससे कहता है कि वो उस पैसे से उसके लिए नींद की गोलियां लेके आए। बिनाका उससे कहती है कि वो ज्यादा नींद की गोलियां ना ले। अब बिनाका गोलियां लेने जाती है तो शॉन की नज़र टेबल पे पड़े न्यूज़पेपर की तरफ जाती है जिसके फ्रंट पेज पे उसके वांटेड होने की न्यूज़ छपी है। वह समझ जाता है कि बिनाका पुलिस को फ़ोन करने गई है तो वह फ़ोन पे बात कर रही बिनाका के पास जाता है और उसके चेहरे पे कपड़ा लपेट के उसे बेहोश कर देता है। मगर तभी उसे पता चलता है कि बिनाका पुलिस से नहीं बल्कि किसी डॉक्टर से उसके हेल्थ चेकअप को लेके बात कर रही थी। अब वह फिर से न्यूज़पेपर को देखता है तो उस पे किसी और की फोटो होती है। मेंटली डिस्टर्ब शॉन अपनी गलती समझ जाता है। वो बिनाका को उठा के सोफे पे सुलाता है। भोली मासूम बिनाका यही समझती है कि उसके उस टेनेंट ने उस पे हमला किया था और इस बार भी शॉन ने उसे बचाया। शॉन उसे बताता है कि उसे हॉस्पिटल से कई कॉल आके गए तो अब बिनाका बताती है कि उसके आंखों के कॉर्निया का प्रॉब्लम है, उसे साफ दिखाई नहीं देता, कॉर्निया ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। लिस्ट में अगला नंबर उसका ही है मगर डोनर मिल नहीं रहा, वो उसी का इंतजार कर रही है। वो शॉन से कहती है कि ऑपरेशन होने के बाद मैं पहला तुम्हें देखना चाहूंगी। उसकी बातें सुनकर शॉन इमोशनल होता है। यहाँ रात को लैरी घर लौटता है तो डोडो उससे बात करने लगता है। वह देख के लैरी शॉक होता है। पैरेट बताता है कि एप्सी ने होमर का मर्डर किया है क्योंकि वह अंडरकवर एजेंट जोशुआ की मौत का बदला लेना चाहता था। मगर पैरेट का ये बोलना लैरी का सपना होता है। तभी उसे अमीला का कॉल आता है कि एप्सी की डेड बॉडी मिली है जिससे पूरा पुलिस डिपार्टमेंट शॉक होता है। ऑटोप्सी से पता चलता है कि गर्दन की हड्डी टूटने से एप्सी की मौत हुई है मगर उसे मारा किसी और जगह है। लैरी बताता है कि उसे एप्सी पे शक था मगर उसके मर्डर से ऐसा लगता है असली किलर कोई और है। बोनी को शॉन पे शक है और हर बार शॉन लैरी के हाथों से छूट जाता है। इस बात को लेके उसे लैरी पे शक होने लगता है क्योंकि लैरी के सर पे कर्जा भी है। इस बात को लेके इंटरनल अफेयर्स वाले लैरी को तहकीकात पूरी होने तक सस्पेंड करते हैं। या बिनाका की बूढ़ी कंपनी बिनाका से कहती है कि उसे शॉन को प्रपोज करना चाहिए तो अब ये बूढ़े शॉन को मनाने में लग जाते हैं। रात को वह हैकर शॉन से कहता है कि ज्वेलरी शॉप की डकैती में चोरी हुआ माल ब्लैक मार्केट में बेचने के लिए आया है। तो शॉन हैकर से कहता है कि वह उस सेलर के साथ उसकी मीटिंग अरेंज करे। यहाँ लैरी पैरेट को इंग्लिश के पार्ट दे दे के थक जाता है मगर पैरेट नहीं सीखता। तो दूसरी ओर अमीला को पता चलता है कि जेकब गायब हो चुका है। उसे आखिरी बार साइवन टाउन की बस में बैठे हुए देखा गया था। तो अब लैरी जेकब की तलाश में साइवन टाउन जाता है। तलाश करने पे उसे पता चलता है कि जेकब ने वहाँ एक अपार्टमेंट रेंट पे लिया है। तो लैरी वहाँ पहुँच जाता है। लैरी को देख के जेकब सरप्राइज होता है। रूम के अंदर लैरी को बॉम्ब बनाने का सामान दिखाई देता है कि तभी लैरी अक्लमंदी से टेबल के नीचे से खुदी की माला निकालते हुए जेकब से पूछता है ये एप्सी की माला यहाँ क्या कर रही है। वह देख के जेकब उसकी जाल में फंस जाता है और डर जाता है। अब वह लैरी पे हमला करता है। दोनों में हाथापाई शुरू होती है। जेकब लैरी को घायल करता है
और चाकू से उसे मारने जाता ही है कि तभी पीछे से अमीला आके जेकब को शूट करती है। बोनी को जेकब के उस घर से आयुंग की लॉन्ड्री का और होमर के घर का मैप मिला है। तो आयुंग की लॉन्ड्री में इस्तेमाल किया हुआ बॉम्ब उसी सामान से बनाया गया था। जेकब की कॉल लिस्ट से ये भी पता चलता है कि वह एप्सी के कांटेक्ट में था। यहाँ वो वेटरिनरी डॉक्टर लैरी को बताती है कि उस रात डोडो एक चीज निगल गया था जिससे उसका पेट खराब हुआ था। वह चीज एक ब्लू स्टोन होती है। वह देख के लैरी पूरी तरह शॉक होता है। उसे याद आता है कि उसने वो स्टोन सैंडी के हाथ की अंगूठी में देखा था। तो वह पैरेट के पेट में कैसे चला गया। अब वह सैंडी के पास पहुंचता है मगर सैंडी की हाथ की अंगूठी में वह स्टोन वहीं पे होता है। सैंडी से उसे पता चलता है कि सेम वैसी ही अंगूठी टोनी के उंगली में भी थी। लैरी सैंडी से कहता है कि उसे टोनी के अंगूठी का वो स्टोन होमर के अपार्टमेंट में मिला। दरअसल उस रात होमर को मारने टोनी उसके अपार्टमेंट गया। उसने नशे में धुत होमर को गला काट के मार दिया। फिर उसने ज्वेलरी चुराई मगर इस चक्कर में उसकी अंगूठी में जड़ा ये स्टोन वहीं पे गिर गया। उसके जाने के बाद डोडो उसी स्टोन को निगल गया। तभी लैरी को याद आता है कि उस दिन शूटिंग क्लब में डोडो एप्सी को नहीं बल्कि टोनी को देख के डिस्टर्ब हुआ था। सैंडी बताती है कि हम चारों उन रॉबर्स से बदला लेना चाहते थे। तो एप्सी ने उन रॉबर्स की मौत का प्लान बनाया। होमर ड्रग एडिक्ट था तो मैको ने उसके ड्रग सप्लायर के जरिए उसका ठिकाना जान लिया। टोनी ने वहां जाके होमर को मार दिया और ज्वेलरी हासिल की। तो जेकब ने आयुंग की लॉन्ड्री में बॉम्ब ब्लास्ट कराया। लेक के पास मौका देख के एप्सी ने होशिन और मैको को मार दिया क्योंकि मैको जान गया था एप्सी ज्वेलरी के लिए सब कर रहा है ना कि जोशुआ की मौत के बदले के लिए। एप्सी अकेला ज्वेलरी हड़पना चाहता था। उसने हमारे बदले की भावना का फायदा उठा के अपना फायदा निकालने की सोची मगर ज्वेलरी टोनी के पास थी। उस दिन गन पॉइंट पे एप्सी अकेला ज्वेलरी हथियाना चाहता था। टोनी ने उससे कहा कि जैसे ही शॉन मरेगा वो उसे ज्वेलरी दे देगा मगर मौका देख के जेकब और टोनी ने एप्सी को मार दिया। लैरी सैंडी से कहता है कि शॉन खतरनाक इंसान है, वह तुम लोगों को ढूंढ के मार देगा तो ज्वेलरी को पुलिस के हवाले करो। सैंडी कहती है कि टोनी ज्वेलरी का सौदा करने गया है। यहाँ हैकर शॉन को मैसेज करता है कि सेलर ने रात को पुरानी सेमेट्री में ज्वेलरी का सौदा करने बुलाया है। रात को शॉन पूरी तैयारी के साथ सेमेट्री की तरफ निकलता है। आज दादी का 100वां बर्थडे है तो बिनाका चाहती है कि शॉन भी उस फंक्शन में शामिल हो। शॉन सैडली उससे कहता है कि आज उसे जाना ही होगा। सेमेट्री के यहाँ टोनी इंतजार कर रहा है कि तभी शॉन वहाँ पहुँचता है। टोनी बैग से ज्वेलरी निकाल के जमीन पे फेंक देता है और शॉन से कहता है कि वह ज्वेलरी नहीं उसकी मौत चाहता है। तो अब शॉन सीधा टोनी पे कार चढ़ाता है। दोनों में गन फायरिंग शुरू होती है। दोनों पासी खेत में चुपके एक दूसरे पे घात लगाए बैठ जाते हैं कि तभी टोनी गन चला के शॉन को घायल करता है। पासी पड़ी एक खोपड़ी को देख के शॉन को वही अजीब वहम होने लगते हैं। अब दोनों एक दूसरे पे गोली चलाते हैं जिसमें टोनी ऑन द स्पॉट मर जाता है तो शॉन भी बुरी तरह घायल होता है। तभी वहाँ पे लैरी आता है। वह शॉन को गन फेंकने बोलता है मगर शॉन अब शांति से सोना चाहता है। तो वह जैसे ही गन उठाता है लैरी उसे शूट कर देता है। मरते हुए शॉन लैरी से कहता है कि मोती मुझे सुकून की नींद दे सकती है। दूसरे दिन सुबह बिनाका शॉन की राह देख रही होती है कि उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है कि कॉर्निया अवेलेबल हुआ है तो वह ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाए। यहाँ एमिला लैरी से कहती है कि जिसे हम बुरा समझते थे वो शॉन अच्छा निकला। मरने के पहले उसने अपने ऑर्गन्स डोनेट किए थे। दरअसल बिनाका को जो कॉर्निया मिलने वाला था वो शॉन का ही था। तभी अंदर से डोडो बोलता है कि इंसान बुरा नहीं होता, बुरा उसका दिमाग होता है। डोडो अब इंग्लिश सीखने लगा है। यहाँ बिनाका पहली बार अपनी आंखों से हांगकांग का नज़ारा देखती है। बेचारी को पता भी नहीं होता वो आंखें शॉन की देन है। मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।